नमस्कार दोस्तों, सक्सेस व्हील के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे डेली होमवर्क और डेली होमवर्क का आज हम लोग का 14th नंबर रहेगा। इस होमवर्क में जितने भी टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा इतिहास से सैयद वंश। अब इसमें सैयद वंश के बारे में जितने भी पॉइंट बनते हैं जो लुसेंट में आपका दिया हुआ है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग आगे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए, तो देखिएगा यहाँ पर कहता है कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उससे पहले देखिएगा कि सैयद वंश आपका है ना कितने से कितने साल तक चला है। तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासनकाल रहा है। इसका पहला पॉइंट आपका कहता है कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। मतलब ये अपना जो है सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किए थे, ये खुद को अपना रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। और खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और तिपालपुर का शासक नियुक्त किया। अगला पॉइंट कहता है कि खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, है ना। अगला पॉइंट, खिज्र खां की मृत्यु। हाँ, तो देख सकते हैं आपका खिज्र खां की मृत्यु आपका 20 मई 1421 ईस्वी को हुआ था। अगले पॉइंट पर है, अगला पॉइंट कहता है कि खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खिज्र खां के पुत्र जो मुबारक खां थे वो अपना शाह की उपाधि धारण किए थे। फिर कहता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। कहता है यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। अब अगला पॉइंट हम लोग का है लोधी वंश। तो लोधी वंश का शासनकाल देखेंगे तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो बहलोल लोधी। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अगला पॉइंट, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है और बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन भी करवाया था। अगला पॉइंट कहता है कि वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। ये जबरदस्त पॉइंट है कि वो खुद, जैसे मान लीजिए कि वो अपने सरदार खड़ा रहते हैं तो वो स्वयं भी खड़ा ही रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा कि बताइए आगरा शहर कौन बसाया। तो आपको याद रखना होगा सिकंदर लोधी। अगला पॉइंट कहता है भूमि के लिए मापन की प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी, यानी कि भूमि पैमाना नापने के लिए बनाए थे वो था गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। अगला पॉइंट, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपने नई राजधानी बनाया और इसके आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी कराया। इसने नगरकोट ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। ये थोड़ा सा जबरदस्त पॉइंट है ना। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला पॉइंट कहता है कि गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। अगला पॉइंट कहता है संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों
मुख्यतया होली में भाग लेता था। अगला पॉइंट कहता है दिल्ली दिल्ली यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा भी गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। अगला पॉइंट, संतुलनकालीन शासन व्यवस्था देखेंगे तो आपका कहता है केंद्रीय प्रशासन का मुखिया को क्या कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमो उत्कर्ष था और लोदी वंश के शासन काल में संतुलन काल में मंत्री परिषद को मजलिस एवं खलवत कहा गया। मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत भी बैठक होती थी। अगला पॉइंट कहता है बार एक खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। अगला पॉइंट कहता है कि बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्म परायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी एक अध्यक्ष होता था। अगला पॉइंट, दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी और ये दूत बरीद कहलाते थे। ये दूत क्या कहलाते थे? बरीद। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। अब मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे विभाग बनाए गए थे। इनमें से पहला विभाग वजीर है ना। वजीर जो था, वजीर यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद मुशरिफ ए मुमालिक, ये प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करते थे, जिनको हम लोग महालेखाकार भी कह सकते हैं। आगे है मजमू आदर, यानी उधार दिए गए धन का हिसाब रखना इसके हाथ में था। उसके बाद अगला पोस्ट है खजीन, जो कि कोषाध्यक्ष का पद होता था। आरिज ए मुमालिक दीवाने ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अगला पॉइंट कहता है सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात, यानी कि सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यही होते थे। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था। वकीले ए दर, इसका मतलब सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना। दीवाने खैरात, मतलब ये एक प्रकार का दान विभाग था। दीवाने बंदगान, ये दास विभाग था। दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग था। अगला पॉइंट विभाग देखेंगे तो विभाग में दीवाने मुस्त खराज, यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाने वाला सुल्तान थे, है ना। यानी कि आगे है दीवाने कोही, ये जो कृषि विभाग थे, इनको स्टार्ट करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक हैं। और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है, ये जो कि बलबन स्टार्ट किए थे। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरुआत की गई थी। और दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। और दीवाने इस्तेहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इस विभाग को बनाया गया था। आगे कहता है लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यानी क्या कहा जाता है? इक्ता या फिर सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं की सीको जिलों, यानी कि इसको जिलों बोल सकते हैं, विभाजित किया गया था, जहां प्रमुख अधिकारी सीकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। अगला देखिएगा राजस्व, यानी कि कर व्यवस्था का भी था। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला कर को कहा जाता है। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। और जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर यानी संपत्ति का 40वां हिस्सा देना पड़ता था। जजिया यानी गैर मुसलमानों पर भी धार्मिक कर लगाया गया था।
अब यहाँ एक नोट में लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान में देंगे तो कहता है खम्स। खम्स मतलब कहता है कि यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि के गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं और अपने लिए रखा और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है कि सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था और आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। अगला पॉइंट कहता है एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। अगले पॉइंट पर देखेंगे तो कहता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार और मुकद्दम यानी कि मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी भी होता था। अगला पॉइंट पर कहता है कि सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, कहता है 10 अश्वारोही यानी कि वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 सर 1 खेल के बराबर। 10 सर 1 खेल का मतलब हो गया 1 सिपाह सालार और 10 सिपसा सालार, सिपाह सालार का मतलब हो गया 1 अमीर और 10 अमीर का मतलब हो गया 1 मलिक और 10 मलिक बराबर 1 खान होता है। अब देखेंगे अगले पॉइंट पर क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी जो थे इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिए और इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी और सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने के लिए मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दिए गए अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा जो था व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। यानी कहता है कि सल्तनत कालीन मुद्रा जो थे व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी और देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अब यहाँ तक हम लोग का हिस्ट्री है ना एंड हो गया। अब आगे हम लोग होमवर्क, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं ज्योग्राफी का होमवर्क। और ज्योग्राफी के होमवर्क में आज हम लोग देखेंगे सड़क परिवहन। सड़क परिवहन भारत का लगभग 63.32 लाख किलोमीटर यानी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार है का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है।
अगला पॉइंट कहता है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे तो वो NH-44 है, यानी कि NH-44। इस हाईवे का पुराना नाम NH-7 है। यह राजमार्ग भारत के उत्तर यानी कि श्रीनगर से लेकर जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 यानी 3745 किलोमीटर कुल लंबाई है। यह राजमार्ग श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। यह सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं, यानी कि आपको ये जो सीरीज दिया गया है ये क्रम में है। सबसे पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ तक प्रवेश करेगा और उसको अंतिम कहाँ तक जाना है। तो अंतिम आप देखेंगे तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक पहुंचता है, यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेके यानी कन्याकुमारी तक, श्री से लेके कन्या तक आपका एक रोड है जो कि नाम है नेशनल हाईवे रोड 44। उसका पुराना नाम NH-7 है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक यानी GT रोड कहा जाता है, यानी कि जो हमारा पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट और सेकंड को GT रोड भी कहा जाता है। अब नोट में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था और जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। आगे देखिए यहाँ पर लिस्टिंग लिखा हुआ है, भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे पहला आप अभी देखें कि NH-44 है जो कि हमारा 3745 किलोमीटर पूरे डिस्टेंस को कवर करता है और ये कहां से कहां तक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अगले नंबर पर आता है NH-27 जो कि 3507 किलोमीटर तक कवर करता है डिस्टेंस को। ये पोरबंदर से लेके सिलचर तक है। तीसरे नंबर पर NH-48 है यानी NH-48 जो कि 2807 किलोमीटर पूरी दूरी को तय करता है, जो दिल्ली से लेके चेन्नई तक का रूट को सफर करता है। आगे चौथे नंबर पर है NH-52 यानी कि NH-52 जो कि 2317 किलोमीटर कवर करता है, जो कि संगरूर से लेके अंकोला तक जाता है। NH-6 उसके बाद है NH-6 जो कि 1873 जोरावाट से लेके सीलिंग तक है। और पांचवें नंबर पर आपका था NH-30 जो कि 2040 किलोमीटर कवर करता है, सितारगंज से लेके इब्राहिम पट्टम तक जाता है। अगला है हमारा NH-53 जो 1751 है ना, हजीरा से लेके पारादीप। आठवें नंबर पर है NH-16 जो कि 1711 किलोमीटर है ना, पूर्वी तट बंगाल से चेन्नई तक कवर करता है। NH-66 जो है 1622 किलोमीटर पनवेल से लेके कन्याकुमारी तक। NH-19 जो है 1435 है, दिल्ली से लेके कोलकाता तक है, इसका डिस्टेंस कवर करता है। आगे देखिए NH-44 पुराना नाम NH-1A है, जोहार सुरंग स्थित है, यानी कि NH-44 में ही जवाहर सुरंग स्थित है। यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल हो जाएगा कि NH-44 यानी जवाहर सुरंग किस NH रोड में स्थित है, तो आपका है NH-44। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उरी तक पहुंच जाती है और जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल दर्रे में बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच जवाहर सुरंग भी स्थित है। अगला कहता है कि जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू यानी कि जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबान जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा।
अगला पॉइंट कहता है कि भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। अगले पॉइंट पर भारत का सबसे छोटा NH 118 एंड NH 548 जिसकी लंबाई देखेंगे तो आपका मात्र 5 किलोमीटर है। यह झारखंड एवं महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है और इससे जुड़े शहरों का क्रम देखेंगे तो आपका हो जाएगा पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और सामाखियाली। अगला कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको जोड़ा गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। अगला कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो 7,522 है, जो कि आपका कहाँ से है? स्रोत भारत 2015 के हिसाब से आपको यहाँ पर डाटा में लिखा गया है। अगला कहता है कि भारतमाला परियोजना, इस परियोजना की पोषण केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को दी। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, नए आर्थिक गलियारे का विकास, अंतर गलियारा एवं फीडर मार्गों का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास एवं नए एक्सप्रेस के निर्माण का है। अगला पॉइंट देखेंगे सेतु भारतम। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर के लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर RUB बनाने की है। 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। इस योजना उत्तराखंड स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। इसके तहत 2 लेन वाली यानी कि 2 लेन 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से सोलेटियम योजना 1989 का स्थान ले लिया। इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये, मृत्यु होने पर 25,000 से 2 लाख रुपये का मुआवजा का प्रावधान है। चलिए तो हम लोग आगे देख रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य। सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हैं आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर देखेंगे तो सबसे लंबाई में सबसे ज्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है महाराष्ट्र में गुजरती है। अगला देखेंगे, अगले पॉइंट पर कहता है कि राज्य राजमार्ग दूसरे नंबर पर कहता है इसका निर्माण एवं रख रखाव है ना की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और राज्यों के राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में 1,76,818 किलोमीटर है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य केरल है। अगले पॉइंट पर कहता है कि सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई है। अगले पॉइंट पर कहता है कि माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को
बारहमासी यानी कि 12 सड़कों से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D यानी NH 1D को घोषित किया गया है। देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत का सड़क जाल। भारत 2023 के अनुसार सड़क वर्ग देखेंगे लंबाई और कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1,36,440 किलोमीटर है और कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत 2 है। और सेकंड नंबर पर है राज्यों के राजमार्ग 1,76,818 है, जो कि नंबर में देखेंगे तो तीसरे नंबर में आता है 3%। और अन्य सड़कें देखेंगे तो 59,02,539 जो कि 95% है। कुल देखेंगे तो आपके पास है 62,15,797 और टोटल 100% हो जाता है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि नोट भारत 2023 में पिछले वर्ष का ही डाटा दिया गया है, जो कि P580 है, लेकिन पेज 118 में राज्यवार राजमार्गों की सूची में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर दिया गया है। 31/12/2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,44,995 किलोमीटर है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है। अगला कहता है कि नोट में विश्व के देशों में जापान में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ प्रत्येक 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़क है। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण, 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है और यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। अगला कहता है एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यानी रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगा पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। यहाँ उतरुंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। मैत्री सेतु यह फेनी नदी पर बना है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ चटगांव के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी, यानी कि इससे पहले हम लोग पॉलिटी में देख रहे थे लोकसभा के बारे में और लोकसभा का बहुत सारे पॉइंट को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग लेगा लोकसभा के पदाधिकारी, है ना। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका, है ना, 13 नंबर का जो सेट था, होमवर्क का सेट 13 नंबर, आप उसको देखिएगा। वहां पर जो पॉलिटी में डिस्कस किया गया है लोकसभा के बारे में, उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे लोकसभा के पदाधिकारी। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी, यानी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे लोकसभा के बारे में, हम लोग देख रहे थे पॉलिटी में। तो आज हम लोग देखेंगे लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में, जिसमें हम लोग का पहला रहेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। तो आप देखेंगे कि पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। यह आपका संविधान के अनुच्छेद 93 में दिया हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है
और प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। अगला पॉइंट कहता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। मतलब एक दूसरे को उल्टा पलटा, जैसे उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष के देगा और अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अगला कहता है कि 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। फिर कहता है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। अगले पॉइंट पर कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के क्या कार्य हैं और उनके अधिकार के भी क्या क्या काम है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना पहला काम है। दूसरा, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट पर कहता है कि वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। चौथे नंबर पर कहता है कि संसद सदस्यों का भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम और समय निर्धारित करना, विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। छठे नंबर पर कहता है कि संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। अगला पॉइंट कहता है कि अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। 8वें नंबर पर यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। अगले पॉइंट पर लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। यहाँ पर नोट में देखेंगे कि कहता है कि न्यूनतम 55 सदस्य वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल देखेंगे तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो श्री जी.वी. मावलकर और उपाध्यक्ष है अनंत शयनम। कुछ देखिए इधर आपका पॉइंट दिया हुआ था तो आप इसको याद कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष पहली बार कौन बने, है ना, दूसरी में कौन रहे, तीसरी लोकसभा में कौन रहे। तो कहता है कि पहली लोकसभा में अध्यक्ष देखेंगे तो गणेश वासुदेव मावलकर थे और उपाध्यक्ष देखेंगे तो आपका अनंत शयनम आयंगर। दूसरी में एम अनंत शयनम आयंगर, तीसरी में हुकुम सिंह, चौथी में नीलम संजीव रेड्डी और उपाध्यक्ष में गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी में देखेंगे गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और उपाध्यक्ष देखेंगे तो बलिराम भगत। छठी लोकसभा में देखेंगे तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे अध्यक्ष बने थे और उपाध्यक्ष के.एस. हेगड़े। 7वीं में देखेंगे तो अध्यक्ष के रूप में बलराम जागड़ को चुना गया था और 8वीं में देखेंगे तो वही रहे बलराम जागड़। 9वीं में रवि राय, 10वीं में शिवराज वी पाटिल और 11वीं में P.A. संगमा और 12वीं में G.M.C. बाल योगी और 13वीं में G.M.C. बाल योगी और उपाध्यक्ष के रूप में मनोहर गजानन जोशी। 14वीं में सोमनाथ चटर्जी और 15वीं में मीरा कुमार और 16वीं में सुमित्रा महाजन और 17वीं में ओम बिरला। चलिए तो हम अब लोग आगे देखते हैं संसद एवं संसद सदस्यों में संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति या अध्यक्ष
या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अब नया संसद भवन के बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी और नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को की गई। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इसका डिजाइन है ना, याद रखिएगा, बिमल पटेल, नाम रखिएगा याद, बिमल पटेल के द्वारा और निर्माण टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि टाटा के द्वारा यह काम किया गया है। नोट में कुछ है, यह नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, कहता है कि नए संसद भवन की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला विशेषता, इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल जल नभ को समर्पित है, जिसके क्रमशः कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार का नाम दिया गया है। इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर है और यह कांच से बना यानी कांच का बना हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा में कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। नोट में यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको देखेंगे तो कहता है क्या है कि संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है। तमिल संस्कृति की शान है। यह राजदंड 5 फीट लंबा और इसके शीर्ष पर लंदी यानी कि नंदी बैल हैं जो न्याय का प्रतीक हैं। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी, जो कि आर्टिकल है ना हमारा 100 के दूसरे नंबर यानी 102 में लिखा हुआ है। अगला कहता है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने के मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है और सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम 4 बजे ही लाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले पॉइंट पर कहता है कि किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। कहता है कि मान लीजिए यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। यानी कि आप 60 दिन तक आप संसद के सदन में जो भी सदन में बैठकें हुई हैं उसमें आप भाग नहीं लेते हैं तो वैसे है ना सांसद के या फिर सदस्य को है ना अध्यक्ष के पास ये पावर रहता है कि उसको हटाया जा सकता है सांसद के पोस्ट से या फिर उसके सदस्य से। अगले पॉइंट कहता है कि सदस्यों की संसद की बैठक के पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है और गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं होगा।
अगला पॉइंट कहता है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था, है ना, पेंशन व्यवस्था लागू किया गया है कि जो कि 1976 से ही लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है कार्यवाही में भाग लेता है प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधियों को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अब यहाँ एक नोट में है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, यानी हिंदी या अंग्रेजी दोनों यूज हो सकता है, परंतु सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। मतलब आप हिंदी इंग्लिश के अलावा भी अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में अभिभाषण या कोई भी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बायोलॉजी के होमवर्क को देखेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे पाचन तंत्र, यानी कि जीव विज्ञान में हम लोग का टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहला अंतर्ग्रहण यानी इंगेशन, दूसरा पाचन डाइजेशन, तीसरा अवशोषण एब्जॉर्प्शन और चौथा स्वांगीकरण, है ना, एजाइमिलेशन और मल प्रतिकर्षण यानी कि डिफेक्शन। तो ये 5 हम लोग का जब खाना खाते हैं तो खाने के बाद ये 5 प्रोसेस से गुजरता है। तो पहला हम लोग देखते हैं अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। जैसे हम लोग खाना को मुंह में जैसे ही डालेंगे यानी कि पहला पाचन का प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा होगा पाचन यानी कि डाइजेशन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन, है ना, देखिएगा लार ग्रंथि से हमारा एक एंजाइम निकलता है जो है टाइलिन, भोजन में उपस्थित मंड यानी कि उसमें भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है, यानी कि मुंह से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। देखिएगा लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है जो नाम है टाइलिन। अब इसमें उपस्थित मंड यानी कि मंड क्या करता है, माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। अगला देखते हैं हम लोग आमाशय के बारे में। तो कहता है कि स्टोमक आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। एग्जाम में यह भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि भोजन हमारा आमाशय में कितने घंटे तक रहता है, तो 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय तरल जिसका पीएच वैल्यू 1.5 से लेके 3.5 के बीच होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, कहता है कि आमाशय के ऑक्सीटोसिन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस से एंजाइम होते हैं, वो हैं पेप्सिन और रेनिन। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आमाशय से निकलने वाले जठर रस कौन एंजाइम है, तो पेप्सिन और रेनिन। अगला कहता है पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ यानी कि पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है और रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन, है ना, कैसिनोजेन के ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट
के रूप में बदल देता है। यानी कि रेनिन का क्या काम है कि दूध में घुली जो प्रोटीन है उसको कैसिनोजेन को ठोस पे प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। जीभ में देखेंगे तो आपका जीभ, अब इसका थोड़ा सा हम लोग जीभ के बारे में देख लेते हैं कि जीभ क्या है। तो जीभ आपका क्या है कि देखेंगे मुख गुहा में फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ के ऊपर सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पैप्लोस होते हैं और जिन्हें स्वाद कलियां टेस्ट बड्स कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। और जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का, पश्य भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। आगे है दांत। दांत के बारे में मुख गुहा के ऊपर तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत गर्दंती, द्वारदंती तथा विषमदंती प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक और 2 कृदंत, इंसीजर तथा रदनक, कैनिन तथा अग्रवर्णक यानी कि प्रीमोलर तथा 3 चवर्णक यानी कि मोलर दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशवावस्था में यानी कि बच्चा में जो 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध का दांत यानी मिल्की टूथ कहते हैं। वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। मनुष्य का दंत फार्मूला देख लेंगे तो आपका है इंसीजर 2/2, उसके बाद आपका कैनाइन 1/1, उसके बाद प्रीमोलर 2/2 यानी कि 2 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा। उसके बाद है मोलर जो कि 3 ऊपर रहेगा 3 नीचे रहेगा, है ना। सब मिला के 8 होता है ऊपर और 8 नीचे, तो 8 दूना 16 हो गया। अब 16 दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 32, यानी कि 16 ऊपर और 16 नीचे। टोटल मिला के हम लोग का दांत कितने होते हैं तो 32 दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य का। अब जो कोई दांत नहीं तोड़ेगा तो भाई उसको 32-34 भी दांत हो सकता है। नोट, दांत के ऊपर हिस्से या शिखर में इनामेल यानी कि दांत का सबसे ऊपरी परत में देखेंगे तो इनेमल का चमकीला स्तर पाया जाता है। दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, यानी कि दांत का सबसे ऊपरी भाग जो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है। आगे देखिए लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। मनुष्य में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जीवा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जोड़ी है लार ग्रंथि निचले जबड़े के मध्य में मैकीजल या अस्थि के द्वारा और एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। आगे है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाती है। और तीसरी जोड़ी है ग्रंथियां जो दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। पैरोटिड ग्लैंड्स के नाम से भी जानी जाती है। मनुष्य में लार सलाइवा लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। यानी कि जो लार बनता है उसमें 99% पानी होता है 99% और 1% में आपका एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला टैलिन और दूसरा लाइसोजाइम। अब देखिएगा डुडेनियम जो कि पक्वाशय है के पाचन में भोजन में पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत लीवर से निकलने वाला पित्त रस जिसको हम लोग बाइल डक्ट आकार मिलता है, पित्त रस क्षारीय होता है। यह भोजन अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे पहला हमारा एंजाइम है ट्रेप्सिन। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज देखेंगे यह मांड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित करता है। अगला है लाइपेज। लाइपेज हमारा कहता है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन पाचन की क्रिया यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं कच्चे हुए
माने पचे हुए भोजन का अवशेष होता है और छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। इरेप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टोज यह माल्टोज को ग्लूकोज एवं परिवर्तित करता है। सुक्रोज सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। अगला कहता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या करता है? ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस का स्रावित होता है। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल का एक लंबी कुंडलित नलिका होती है तो मुख से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ, दांत एवं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला पार्ट होता है अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना यानी कि उदगर यानी बिलीम होता है। जैसे जो भी खाना पच जाता है तो पचने के बाद रक्त तक पहुंचाने का काम हमारा विली का होता है। स्वांगीकरण अगला है स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाने वाला स्वांगीकरण कहलाता है। मल प्रतिज्ञान यानी कि जब हमारा पूरी तरह से खाना पच जाएगा, पचने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वह हमारा बड़ी आंत से होते हुए है ना, वो अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और जहां है ना जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं और जिसे गुदा यानी एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं और वो पाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी विटामिन चाहे मिनरल्स जो भी हैं एब्जॉर्ब करने का, ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है विली। पाचन कार्य चलिए तो हम लोग देखते हैं पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग के बारे में। इसमें हम लोग का पहला देखेंगे कि लीवर। तो लीवर के बारे में आप देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर ही होता है। इसका वजन देखेंगे तो 1.5 किलो से लेके 2 केजी तक आपका हो सकता है। अगला कहता है यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। अगले पॉइंट पर देखेंगे यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अंतर्गत यकृत रक्त में ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्व के रूप में यकृत कोशिका हेप्टिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। अगला पॉइंट कहता है भोजन वसा की कमी पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रोनेजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। रक्त के थक्का बनने का मदद करता है। अगला है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यानी कि देखिए पहला तो जो है कि फाइब्रोनेजेन जो नामक प्रोटीन पाया जाता है वो क्या करता है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। और दूसरा यहाँ पर हेपरिन जो है वो नामक प्रोटीन पाया जाता है, उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर जो रक्त है उसको जमने से रोकता है। एक तो है कि बाहर ब्लड यदि किसी तरह से क्लॉट होकर बाहर आ रहा है तो उसको जमने का काम कर रहा है फाइब्रोनेजेन जो कि आपका यकृत में ही पाया जाता है यानी कि लीवर में पाया जाता है। अगला है मृत आरबीसी को नष्ट यानी यकृत के द्वारा ही किया जाता है। जो मृत आरबीसी जो होता है वो भी हमारा किसके कारण होता है, यकृत के द्वारा ही किया जाता है। अगला है यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा है ना, आयरन यानी कि आयरन हो गया, तांबा हो गया, विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन में जहर यानी पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण जांच में यकृत का महत्वपूर्ण सुराग होता है। यानी कि कोई आदमी जहर खाता है तो जहर खाने के बाद उसका लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे और वहां ही से जांच होगा कि कोई जो आदमी मरा है वो जहर खाया है कि नहीं।
अगला पॉइंट कहता है पित्ताशय, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय नाशपत्ती के आकार की थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। अगला पॉइंट, पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त यानी कि बाइल पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.5 होता है, ये भी याद रखिएगा। पित्त में जल की मात्रा 85% और पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट जो होता है वो 12% होता है। अब देखिए पित्त बाइल का मुख्य कार्य क्या है, तो यह भोजन के माध्यम से क्षारीय कर देता है जिसमें अग्नाशयी रस की क्रिया कर सके। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तीसरा कार्य करता है कि यह वसाओं को इमल्सिफिकेशन करता है और यह आंत की कर्माकुंचन गतियों को बढ़ाना या फिर जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाए, ये काम होता है पित्त का। अगला कहता है कि यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिन के अवशेषों को अवशोषण का भी सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसे पीलिया रोग कहते हैं। मान लीजिए कि पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाएगा तो यकृत की कोशिकाएं जो है रुधिर में, है ना, रुधिर से जो होगा बिलिरुबिन, है ना, ये याद रखिएगा, बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है। तो फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और इससे पीलिया हो जाता है। यानी कि जो जॉन्डिस का बीमारी है यही बिलिरुबिन का टेस्ट होता है। ब्लड में यदि बिलिरुबिन आपका, है ना, ज्यादा बन रहा है यानी कि पूरे शरीर में फैल रहा है तो आपका पूरा चेहरा जो है पीला हो जाएगा और उसी को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। अगला पॉइंट कहता है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक साथ अंतःस्रावी नलिकाहीन इंडोक्राइन और बहिस्रावी नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका यह अग्नाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके अल्फा यानी कि बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा कोशिका से ग्लाइकोजन यानी कि ग्लाइकोन और गामा कोशिका से गामा सेल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेम्टोस्टेइन नामक हार्मोन निकलता है। अगला देखिए इंसुलिन के बारे में। यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस के द्वीपिका बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिक द्वारा चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। ये पॉइंट याद रखना है। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की अल्प स्रावन से यानी कि इंसुलिन यदि आपका शरीर में कम बनने लगेगा तो उसको बोलते हैं मधुमेह नामक रोग, जिसको डायबिटीज का नाम दिया जाता है ना। तो इंसुलिन शरीर में यदि कम बन रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन या फिर इंसुलिन का जो टैबलेट आता है डायबिटीज उससे कंट्रोल रहता है। तो नोट, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह भी कहलाता है। यानी कि आपके शरीर में यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो वैसे स्थिति में डायबिटीज होने के चांसेस या डायबिटीज ही कहलाता है। इंसुलिन की अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। यानी कि इंसुलिन का बढ़ना भी ठीक नहीं है और कम होना भी ठीक नहीं है। अब देखिए यदि बढ़ जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग है वो पकड़ लेगा, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सेमेटोस्टेटिन
यह जो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक बॉक्स में दिया हुआ है, उस बॉक्स में देखते हैं कि कौन क्या चीज का पाचन करता है। तो पहला देखेंगे कि लार है ना, लार क्या करता है कि आपका टायलिन जो कि भोज्य पदार्थ मंड है और प्रतिक्रिया के बाद माल्टोज का निर्माण कराता है। अम्लीय जो है वो माल्टोज होता है और वो भी हमारा भोज्य पदार्थ माल्टोज होता है और वो प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। जठर रस जो कि अम्लीय है ना, ये जो क्या रहेगा कि पेप्सिन जो है वो क्या करेगा, एंजाइम है जो भोज्य पदार्थ प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है ना। रेनिन क्या करता है कि ये भोज्य पदार्थ केसिन को हमारा कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। अग्नाशय रस ये क्षारीय है जो कि हमारा एंजाइम इसमें ट्रिप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। इमाइलेज देखेंगे तो यह मंड का पाचन भोज्य पदार्थ को शर्करा में बदल देता है। लाइपेज देखेंगे तो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। आंतरीय रस जिससे निकलता है इरेप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को हम लोग क्या कर देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। माल्टोज जो है माल्टोज का भोज्य पदार्थ को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रेज को देखेंगे तो सुक्रोज को पाचन की क्रिया में भाग करता है जिसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज जो है लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज को में परिवर्तित करता है। लाइपेज जो है वसा का पाचन है ना भोज्य पदार्थ है करता है और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। मानव शरीर में पुच्छ बृहदांत्र में संलग्न होता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लिए जीव विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मानव पाचन तंत्र से, वहाँ हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखेंगे करंट अफेयर, और करंट अफेयर है ना वार्षिकांक 2025 हम लोग देख रहे थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रमुख मोबाइल ऐप जो 2024 और 25 में लॉन्चिंग किया गया है या बनाया गया है, उस ऐप को हम लोग महत्वपूर्ण ऐप को देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला हम लोग का ऐप है सचेत ऐप, जो कि कौन जारी किए हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। अगला है AI चैट बॉट सारथी जो कि हरियाणा सरकार ने लॉन्चिंग किए हैं। इसका मेन उद्देश्य है सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला देखेंगे ई सेहत ऐप जो कि जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये ऐप को लॉन्चिंग किया गया है। अगला है राइज ऐप, उत्तर प्रदेश में किया गया है। बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्चिंग किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। अगला है हमारा स्वरेल यानी भारतीय रेल के द्वारा किया गया है। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निर्बाध यात्रा के लिए भी कर सकते हैं। RBI डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है और ये इनका उद्देश्य आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है। मित्र पोर्टल जो कि सेबी के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। अगला है सम्मान संजीवनी ऐप, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है और इनका मेन उद्देश्य है कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए किया गया है। अगला है हमारा भारत पोल पोर्टल जो कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। भागोड़ों को है ना, यानी कि भागोड़ों को पकड़ने के लिए CBI का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है हमारा स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है एकलव्य पोर्टल जो कि भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। एकलव्य पोर्टल में भारतीय सेना के द्वारा इसका मेन उद्देश्य को देखेंगे तो कहता है कि अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए इस ऐप की बनाई गई है।
अगला है अन्न दर्पण पोर्टल। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा हमारा क्या है, ये ऐप को लॉन्चिंग किया गया है और इसमें कहता है कि अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला है सक्षम ऐप। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए यह ऐप जारी किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब आप ऐसे भी देखेंगे कि बिहार में अब अभी जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें वो घोषित कर दिए हैं कि मोबाइल से भी आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। अगला है विजन पोर्टल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है और इसका मेन उद्देश्य है कि वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगला सुगम ऐप है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया है। संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। संकलन ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानून का एक संग्रह है। अगला कहता है केरल सरकार। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। जागृति ऐप जो कि उपभोक्ता मामलों में के विभाग ने यह जारी किया है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचने के लिए किया गया है। मेरी पंचायत ऐप, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। लोकपथ मोबाइल ऐप MP सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर PWD शिकायत कर सकता है। यानी कि आप रोड में कहीं NH रोड में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ गड्ढा उड्ढा है, तो आप फोटो खींच के उस ऐप में डाल दीजिए तो और लोकेशन ऑटोमेटिक वहाँ ट्रेस हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कहाँ पर रोड खराब है। तो ये एक तरह से है ना, यानी MP सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत अच्छा पहल किया गया है। अगला है सिटीजन सेंटिनल ऐप, केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है और यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए यह ऐप को जारी किया गया है। अगला एक पेड़ माँ के नाम, यानी कि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु डेटा है ना, ये इस हेतु बनाया गया है। निवाहिका वेब पोर्टल NIT कालीकट डेटा प्रबंधन के लिए किया गया है। हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा किया गया है और इसके तहत मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों के कम करने के लिए ऐसा किया गया है। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपया, यानी कि जो सिविल सेवा परीक्षा में पास करेंगे वो कोल है ना, सेंट्रल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 1 लाख रुपये दी जाएगी। तो आप लोग भी है ना UPSC क्रैक कीजिए और 1 लाख रुपया लेने के लिए तैयार हो जाइए। अगला पॉइंट कहता है कि संज्ञान ऐप जो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जारी किया गया है और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है, देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मियों को जानकारी देने हेतु ऐसा ऐप को लॉन्च किया है। उपस्थिति पोर्टल झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। सारथी 2.0 ऐप सेबी के द्वारा जारी किया गया है, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए जारी किया है। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए ऐसा पोर्टल जारी किया गया है। अगला है बूथ राब्ता पोर्टल पंजाब सरकार मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर देना। सी केयर्स पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जारी किया गया है और कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए किया गया है। चौपाल ऐप संदीप बंसल के द्वारा किया गया है और भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। अनुवादिनी ऐप
केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मनी टू इंडिया ऐप आईसीआईसी बैंक के द्वारा किया गया है और ये कहता है कि ग्राहक के अनुभव को बढ़ाने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। संभव ऐप ये जो है इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जारी किया गया है। आगे देखिएगा, एक करंट अफेयर आपका और है जो कि भारत रत्न अभी तक 2024 में किन व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त है उसका यहाँ पर लिस्टिंग है। अब हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि भारत रत्न सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों है ना, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले की कुल संख्या 53 हो गई। माने इन लोग को मिला के अब हमारे पास भारत रत्न प्राप्त करने वाले टोटल 53 व्यक्ति हो गए। अब आप देखिए कि जो इनको भारत रत्न मिला है उनके बारे में कुछ डिटेल में जानकारियां प्राप्त करेंगे जहां से सवाल आ सकते हैं। पहला देखते हैं कर्पूरी ठाकुर। तो कहता है कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया यानी कि अब कर्पूरी ग्राम बन गया है गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर को इसका मतलब भारत रत्न जो है मरने के बाद मिला है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970, 71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। अगला पॉइंट कहता है कि उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया था। भाई ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इनके द्वारा एक पहल किया गया ओबीसी के लिए। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद है ना मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। तो भाई बहुत अच्छे आदमी थे भाई, इनको मिला तो बहुत अच्छी है, बहुत खुशी की बात है। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी देने वाले ये हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें है ना बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। तो अब ध्यान रखिएगा पूरा डाटा को कि कुल नंबर देखेंगे तो 40वें नंबर पर है और मरणों उपरांत देखेंगे तो 15वें नंबर पर है और बिहार के व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे तो चौथे नंबर पर है। तो आप देख लिए कि कर्पूरी ठाकुर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में है ना उभरे, इस कारण इनको भारत रत्न दिया गया है। इनके काम बहुत अच्छे थे। अगला देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची अब पाकिस्तान हो गया है में हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ, यानी कि इनके बायोपिक का लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए और 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप
प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार रहे थे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। तो इनके बारे में देखेंगे तो कहता क्या है कि भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 एवं अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल हैं। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया है। भाई इतने सम्मान के लायक हैं तो मिला है इन्हें। अगला है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना तब हैदराबाद के वारंगल जिले के लेकनोपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन भी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ है और इनके जयंती पर 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है। इनकी मृत्यु देखेंगे तो 29 मई 1987 को हुई थी और सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। जबरदस्त, चौधरी चरण सिंह का नाम आ जाएगा कि एक दिन भी संसद भवन में प्रवेश नहीं किए, लेकिन ये प्रधानमंत्री रहे। 1967-68 तक एक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में भी जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। कहता है 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति है ना सीवी रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते से पहनाया जाता है। ये भारत रत्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आने वाले आगामी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग है ना ये होमवर्क जो हम लोग का था 14 है ना 14 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे और उसके बाद हम लोग इसका है ना MCQ सेट लाएंगे 14, उसको भी आप लोग ट्राई करेंगे कि कितना हमारा बन रहा है। तो धन्यवाद।